तरफ रिपोर्टर लाइव्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीतिक गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों का अपडेट लेंगे। सबसे पहले चंडीगढ़ आप सभी को लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर वहां से जुड़ रही हैं। ईशा, सबसे पहले आज 3 बड़ी खबरें वो कौन सी है जो दिन भर चर्चा का विषय रहेंगी? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा है वो यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, खासतौर से कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ। और ऐसे में और लगातार जो है इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीते रात एक बैठक यहाँ पर पंजाब बीजेपी की रही है चंडीगढ़ में, जिसमें यह तय किया गया है कि 25 अप्रैल को चंडीगढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें पंजाब बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन जो रैली है उसका नेतृत्व महिला नेताओं की तरफ से किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा अभी बन गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस मुद्दे को बीजेपी 2029 लोकसभा चुनाव तक भुनाती रहेगी। और अभी देखिए, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है, और ऐसे में इस मुद्दे को पूर्ण रूप से भुनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की जारी है, और आज भी बीजेपी की तरफ से चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक निशाना यहाँ पर साधा जाएगा, खासतौर से कांग्रेस के ऊपर, कि किस तरीके से नारी के खिलाफ काम यहाँ पर किया है। इस तरीके के आरोप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, देखिए गर्मी जो है अपने उफान पर है। इस वक्त जो पारा है 40 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान है वो चंडीगढ़ का पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की तरफ से भी अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, और इस दौरान जो रातें हैं वो भी गर्म रहेगी। वार्म नाइट की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है, और एक एडवाइजरी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें लोगों से खासतौर से आगाह किया गया है लोगों को कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव और लू चलने की ये चेतावनी जारी की गई है। 3 दिनों तक ये जारी रहेगा। हरियाणा में सबसे गर्म देखिए इस वक्त रोहतक चल रहा है, जहां का तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम चल रहा है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, पंजाब का जो अधिकतम तापमान भटिंडा का रहा है, भटिंडा सबसे गर्म चल रहा है, वहां पर अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले दिनों में जो गर्मी है, गर्मी का सितम और बढ़ सकता है, और लोगों को खासतौर से हिदायत दी गई है कि वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि हीट वेव की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। और इसी के साथ देखिए तीसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर श्री गुरु जिस तरीके से जिस बेअदबी की जो घटनाएं हैं पंजाब में 2015 से लगातार हो रही थी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी आगे ना हो, इसको लेकर जो बिल लाया गया था विधानसभा में, उस बिल को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। कड़े कानून जो प्रावधान है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उसका प्रावधान इस पे किया गया है, और कड़ी सजा यहाँ पर रखा गया है इस बिल में। अब जो कानून बन चुका है। और ठीक है ईशा, आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी उसे लेकर आपने जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है ईशा, नारी वंदन अधिनियम बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, जिसके विरोध में लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। आप जानकारी दे रही हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, तो आप ये बताइएगा बीजेपी के कौन बड़े लीडर आज पीसी करने वाले हैं और समय क्या बताया जा रहा है? देखिए, हर जिले में, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हर जिले में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी हर जिले में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल में अभी पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ है, वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को। इसको लेकर जो है बीजेपी के कुछ बड़े नेता इस वक्त बंगाल दौरे पर है, और यही वजह है कि 25 तारीख को तय किया गया है एक विशाल रैली का, जिसमें पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं, एक तरफ बंगाल को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो दूसरी तरफ आने वाली जो चुनाव है, चाहे पंजाब की बात करें, यूपी, उत्तराखंड की, उनको भी नजर पे रखा जा रहा है, और निशाना यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस और टीएमसी पर लगाया जा रहा है। और आज देखिए, क्योंकि बीजेपी ने तो मोर्चा खोला है, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है। आज की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय पे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके साथ मौजूद रहेंगे सुखविंदर सिंह रंधावा, जी। जो कि पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है कांग्रेस के। हम्म। उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी जो है खासतौर से कांग्रेस को घेर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो वहीं कांग्रेस भी निशाना साध रही है कि अगर महिला आरक्षण लागू करना है तो ये जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, तो इसे जी। जल्द से जल्द अभी लागू कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल ईशा, तो इसको एक और पूरी जहां तरीके से बीजेपी साथ कांग्रेस देगी को तो घेर रही है तो वही कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम सहमत हैं, आप लागू करिए, लेकिन 50% आरक्षण देना होगा। ईशा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में मौसम की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी, लू से लोग जो है काफी परेशान है। बात अगर की जाए तो मौसम विभाग ने क्या कुछ चिताया है और खास तौर पर सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? क्या पानी का छिड़काव किया जा रहा है? जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पेयजल की कोई व्यवस्था की जा रही है? आम जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है ईशा? देखिए, इस जी। बार जिस तरीके से मौसम का नजारा हमने देखा कि पिछले हफ्ते की अगर बात कर लीजिए तो कई जगह पर लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है कि मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिला है। जी। अभी मौजूदा हालात है कि असम में लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पारा है वो 40 पार कर चुका है। मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। हम्म। 3 दिनों के लिए खास तौर से ये एडवाइजरी है, येलो अलर्ट जारी जी। किया गया है लू का। और साथ ही ये कहा गया है कि जो रातें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म रहने वाली है, वार्म नाइट रहेगा। और लोगों को हिदायत दी गई है कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर ना निकले, अगर बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल जरूरी ईशा, तो हो लोगों से तो साफ ही तौर पर निकले। अपील भी और की जा कपड़ों का रही भी है कि खास तौर गर्मी से में ज्यादा बाहर ना निकले और खुद को हाइड्रेटेड रखें। ईशा, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। श्रीनगर सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, आज श्रीनगर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर सारा दिन सुर्खियां बनी रहेंगी? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जम्मू जी। कश्मीर के उधमपुर से खबर जो है वो सामने आती है, जिसमें बस जो है गई है और जिस नतीजे में से करीब जो है सवाल मुसाफिर है उसकी मौके पे ही जो है मौत वाक़ा हुई। काफी सारे जो है फोटो भी आई है। हालांकि इसके बाद में जो है जी मनोज सिन्हा की जानिब से भी ट्वीट किया गया और काफी गम शोक का इजहार भी किया गया, लेकिन उसके बाद में जो ऑपरेशन जो है तुरंत चलाया गया और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पुलिस और प्रशासन जो है मौके पे पहुंची और जख्मियों को तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन ये बड़ा सानिया है और जिसमें काफी सारे जाने जो है वो चली गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे जो है शोक का इजहार किया है और तमाम तर जो इलाज के लिए जितने भी जख्मी हैं उनकी व्यवस्था के लिए वहां पे डॉक्टर्स की तैनाती भी अमल में लाई गई है। फिलहाल जो है काफी सारे इसमें मुसाफिर जो जख्मी है, काफी सारी की जो पोजीशन है अभी क्रिटिकल बनी हुई है। ये जो आंकड़ा है, मृत्यु का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा हादसा यहाँ पे जम्मू क्षेत्र के उधमपुर से दिख के सामने आ रहा है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से आज पूरे जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलरली घाटी में जो है चक्का जाम का जो है आह्वान किया है, जिसमें तकरीबन घाटी के 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी चक्का जाम चल रहा है। इसमें तमाम तक जो गाड़ियां हैं वो बंद रुकी हुई है, पैसेंजर गाड़ियां जो है बंद रुकी पड़ी है। दरअसल ये प्रोटेस्ट जो है ये जो ट्रांसपोर्ट है उनकी मांग यह है कि स्मार्ट बसेस को वो ना चलाए, क्योंकि स्मार्ट बसेस पहले मेन सिटी श्रीनगर या जम्मू में चलाई जाती थी और उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है। और इस हवाले से ट्रांसपोर्टों ने सरकार से अपील की है कि वो इसको स्मार्ट बसेस को ना चलाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे असर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, जम्मू क्षेत्र में फिलहाल कोई बंद का आह्वान नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी में 10 डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल ये बंद का आह्वान चल रहा है, चक्का जाम चल रहा है, जिसमें काफी सारे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले दूसरी खबर की अगर हम बात करें, 22 अप्रैल 2025 एक ब्लैक डे के तौर पे हम कह सकते हैं भाई सरन पहलगाम अटैक की बरसी आ रही है और इस हवाले से तमाम तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। हर एक क्षेत्र में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, जगह जगह पे जो है फ्रिस्किंग की जा रही है, नाके किए जा रहे हैं, गाड़ियों की वाहन चालकों की जो है चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है और पर्टिकुलरली जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। आईजीपी कश्मीर की जानिब से, आईजीपी जम्मू कश्मीर की जानिब से जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से पहले रिव्यू मीटिंग ली गई है। और इस हवाले से अगर हम देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग, सोनमर्ग या बाकी जितने भी जगहों पे हालांकि टूरिस्टों की जो आमद है काफी खच भरी हुई है, लेकिन इसके नजर भी इन जगहों पे भी खुसूस से जो है नाके और
हाई अलर्ट मोड पे रखा बिल्कुल गया बिल्कुल है। अजहर, ये काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन अब लगातार जो सैलानी है, जो पर्यटन है, वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लौटूंगे अजहर आपके पास, आप बने रहिएगा। देहरादून आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर बात की जाए देहरादून की, तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। अब ऐसे में रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी कराया गया, ऑनलाइन भी कराया गया, इसके लिहाज से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और कौन सी बड़ी खबर? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो कल से हो चुकी है। जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए अब वो खोल दिए गए हैं और अब कल जिस तरीके से बाबा केदार के कपाट जो है सुबह 8 बजे के करीब जो है वो खोल दिए जाएंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो बाबा केदार की जो चल विग्रह डोली है वो फाटा से आज गौरीकुंड जो है वो पहुंचेगी और वहां पर जो है वो आज विश्राम करेंगे और उसके बाद कल सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो वहां से निकलकर जो है केदारनाथ धाम जो है सुबह 8 बजे के करीब वहां पर पहुंचेगी और जिस तरीके से सुबह 8 बजे के करीब ही बाबा कपाट के जो कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो बाबा केदार के लिए जो है वो हुए हैं और अब हर साल जिस तरीके से देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रहे हैं। 17 अप्रैल से जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो ऋषिकेश और हरिद्वार में जो है वो शुरू किया गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से की गई है और प्रशासन की ओर से भी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो की गई है। बिल्कुल, तो कई व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है अमूमन शुरू हो चुका है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? भीड़ नियंत्रण करने को क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको जो है धामों की ओर जो है आने दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। जितनी भी रजिस्ट्रेशन जितने आज के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको किसी प्रकार से कोई रोका नहीं जाएगा, उनको सीधे धामों की ओर पहुंचाया जाएगा, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ में हो। क्योंकि सरकार और प्रशासन का यह दावा है कि पर्याप्त संख्या में उनकी रहने और ठहरने की जो व्यवस्था, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो धामों में जो है वो पर्याप्त रूप में की गई है और साथ ही जिस तरीके से जितना जो श्रद्धालु जो जितना पहुंचेगा उसके लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस बार जो है नए अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, तो ऐसे में जो दिक्कतें जिस तरीके से जो केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में हाई एल्टीट्यूड का आके चलते जो सांस लेने में जो दिक्कतें और तमाम सारी जो दिक्कतें वहां पर श्रद्धालुओं को होती थी उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई है। साथ ही जो यात्रा मार्ग है कई जगहों पर हालांकि जो पिछले साल जो खराब हो गए थे उनको भी जो है वो ठीक किया गया है और कुछ ऐसे नेक पॉइंट हैं जो लगातार जो इस तरीके से जो भूस्खलन की स्थिति जहां पर बनती है इन तमाम रास्तों को भी देखा जा रहा है, उन पर भी जो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां पर हमने पिछले साल भी देखा कि भूस्खलन और लैंडस्लाइड तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन पॉइंट्स पर प्रशासन द्वारा किस तरह मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है? क्योंकि चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालु बड़े ही उत्साहित होकर निकलते हैं, उनकी आस्था में किसी तरह से बाधित ना हो ये सब मार्ग, इसे लेकर खास क्या कुछ तैयारी? देखिए, जिस तरीके से जो पिछले साल जो मार्ग अवरुद्ध हुए थे और उनको जो है फिलहाल के लिए ठीक भी किया गया है, लेकिन अभी अगर कोई दिक्कतें अगर होती है या बारिश के समय पर कोई दिक्कतें होती हैं तो वहाँ पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन की एक टीम जो है वो वहाँ पर रहेगी। अगर कोई दिक्कतें होती है, आवाजाही में कोई दिक्कतें होती है तो वहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है पहले से जो है वो रोक दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि आगे जो है मार्ग अवरुद्ध है। इन तमाम सारी जानकारी जो है वो पहले दी जाएगी या पहले उनको जो
है कई सुरक्षित स्थानों पर जो है वो श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। ये तमाम हिदायतें जो है वो पहले ही सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो दी जाएगी। हालांकि जो रूट अवरुद्ध थे, जो ठीक होने थे, उनको जो है फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा के लिए ठीक कर दिया गया है। लेकिन जब सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है वो बरसात के समय पर चारधाम रूटों पर होती है, तो ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा समय होगा कि किस तरीके की तैयारी जो है वो सरकार की और प्रशासन की है। और जो रूट खराब हैं, पिछले साल से जो भूस्खलन की चपेट में आ चुके थे, जहां पर काफी दिक्कतें जो है श्रद्धालुओं को हुई थी, इस बार ये देखना होगा कि वहां पर किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से वहां पर जो है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जो है काफी बेहतर की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले कह दिया था कि चारधाम यात्रा को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं इस बार। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ